गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अब तक यहाँ पर आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। तो आपकी थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एक निश्चित अनुपात में मिलकर यहाँ इसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण सबसे पहले कहाँ हो रहा है? तो सबसे पहले हमारे अंदर तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता नहीं है एनिमल्स में, तो कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के प्रोड्यूसर होते हैं, जो निर्माण करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, वो होते हैं प्लांट। तो यहाँ प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्लांट के अंदर पादप, आप लोगों को सेकेंड यूनिट में जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाई थी तो उस वक्त भी बताया था कि पादप CO2 और जल दोनों से लाइट की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल युक्त प्लांट होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इस मतलब जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल युक्त जो पत्तियां होती हैं या क्लोरोफिल युक्त जो पादप होते हैं, वो CO2 और जल दोनों से लाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट प्रोडक्शन, जो कहाँ हो रहा है? प्लांट के अंदर। और प्लांट से ही कहाँ पहुंचता है? एनिमल्स के लिए। तो यहाँ जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इनका अनुपात क्या होता है? तो यहाँ हम अनुपात देखते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ये अनुपात होता है 2:1। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। इसीलिए जो इसका मूलानुपाती सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट में फास्फोरस, सल्फर या नाइट्रोजन उपस्थित है, इनके अलावा CHO के अलावा अगर यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन उपस्थित हैं, तो जो ये मूलानुपाती सूत्र होता है, या फिर कहें कि H अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का जो 2:1 है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर अनुपात क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन की उपस्थिति में यहाँ पर जो अनुपात है वो अनुपात चेंज हो जाएगा। ये 2:1 यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र होता है अगर ये उपस्थित नहीं है तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट इनसे तो बने ही हैं, तो ये भी तो कोई ग्रुप का निर्माण कर रहे होंगे, किसी चीज का निर्माण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एक ही होगा।
या तो एल्डिहाइड उपस्थित होगा या कीटोन उपस्थित होगा। इन दोनों के साथ साथ कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, तभी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी, तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन होगी वो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जल अपघटन के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण करती हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वही कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी कम से कम एक तो होगा ही, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जल अपघटन होगा जब इनका, तो इनके जल अपघटन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और ये जो पदार्थ जो बनते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अगर हम वर्गीकरण करें तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ कार्बोहाइड्रेट को कार्बन की उपस्थिति के आधार पर यहाँ विभिन्न 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करते हैं, और ये वर्गीकरण जो हो रहा है, ये वर्गीकरण 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अब इनको 3 भागों के अंदर किसके आधार पर बांटा गया है, तो यह संरचना और संगठन के आधार पर बांटा गया है। संरचना किस प्रकार की है और संगठन किस प्रकार का है। फर्स्ट, मोनोसैकेराइड। सेकंड, डाइसैकेराइड, और थर्ड, पॉलीसैकेराइड। यहां पर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और यहाँ ट्राइसैकेराइड को बांटा गया है। तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये होते हैं एकल अणु। एकल अणु जैसे आपने खूब सुना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सिंगल एटम होता है। अब यहाँ पर जो एकल अणु हैं, ये एकल अणु 2 से लेकर के 9 अणु जब मिलेंगे तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, डाइसैकेराइड का निर्माण होगा। यहाँ पर डाइसैकेराइड का निर्माण होगा जब 2 से 9 अणु मोनोसैकेराइड के मिलकर के किसी भी अणु का निर्माण करते हैं तो वो कहलाते हैं डाइसैकेराइड। यहाँ 9 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक अणु जब मिलकर के किसी अणु पदार्थ का निर्माण करते हैं या किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो यहाँ इनकी संरचना और संगठन किस प्रकार का है, उस संरचना और संगठन के आधार पर यहाँ पर इन कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। फर्स्ट देखते हैं हम मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की जब बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड में एकल अणु होते हैं, एक अणु प्रेजेंट होता है। तो ये सर्वाधिक सरल प्रकार की शर्करा होती है, सरल प्रकार की।
क्योंकि सबसे कम जटिल संरचना तो इसी की होगी। इससे आगे जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर जटिलता बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड सबसे सरल प्रकार की शर्करा होती है। साथ ही साथ यहाँ जो सरल शर्कराएं होती हैं, यहाँ 3 से 6 या 7 सॉरी 3 से 7 कार्बन से बनी होती हैं, कार्बन से निर्मित होती हैं। यहाँ पर जो कार्बन पाए जाएंगे वो लिमिट पाई जाएगी, मिनिमम 3 कार्बन पाए जाते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर 7 कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन युक्त संरचनाएं होती हैं। यहाँ एक या तो एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होगा या फिर कीटोन ग्रुप उपस्थित होगा। या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है या फिर एक कीटोन ग्रुप उपस्थित होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं ये एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं ये ग्रुप एक से अधिक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अगर कीटोन है तो कीटो शर्करा और एल्डिहाइड है तो एल्डोज शर्करा कहलाती हैं। तो यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप को, एल्डिहाइड को एल्डो और कीटोन को कीटो सुगर के नाम से जानते हैं और ये एल्डो सुगर। अब इनको यहां वर्गीकृत करके देखते हैं कि कौन कौन सी सुगर एल्डोज हैं और कौन कौन सी सुगर कीटोज हैं। एल्डो या एल्डोज। कार्बन की संख्या, मूलानुपाती सूत्र, एल्डोज और कीटोज, कीटो शर्करा या कीटोज। कार्बन की संख्या अगर 3 है, मिनिमम हमने कितनी देखी है 3, तो ये कहलाती है ट्रायोज। यहां ये कहलाती है ट्रायोज। और मूलानुपाती सूत्र क्या होगा C3 और H3। तो O कितनी आएगी, सॉरी C3 और O3, H कितनी आएगी 6, क्योंकि हमको इनका अनुपात क्या देखना है 2:1। ये नहीं देखना, हमको इनका अनुपात देखना है। और ट्रायोज क्यों कह रहे हैं कि कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है 3। एल्डोज कौन सी होगी यहाँ पर एल्डोज होगी ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड। और कीटोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन यहाँ पर कौन सी होगी कीटोज सुगर होगी। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो सुगर कहलाती है टेट्रोज। सुगर क्या कहलाएगी टेट्रोज। C4H8O3 मूलानुपाती सूत्र होगा इरिथ्रोज, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। अंतर आएगा दोनों में। कार्बन की संख्या 5 है तो पेंटोज। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो पेंटोज। पेंटोज में आप लोगों ने डीएनए पढ़ा है। पेंटोज में कौन कौन सी आती हैं राइबोज आती है डीएनए में, पेंटोज सुगर, राइबोज और राइबुलोज। डीएनए पढ़े, आरएनए पढ़े, सभी में FAD NAD
NADPH2 सभी के अंदर राइबोज होती है। 6 हेक्सोज, हेक्सोज शुगर, और हेक्सोज शुगर में बहुत ज्यादा पढ़ी हमने C6H12O6। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इधर आती है फ्रक्टोज, हेप्टोज। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो हेप्टोज, C7H14 और O7। ग्लूकोहेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टुलोज। सीडोहेप्टुलोज। तो यहां पर ये जो प्रेजेंट हैं ये कीटोज हैं, ये जो प्रेजेंट हैं ये एल्डोज हैं। तो इसका मतलब यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तो हुआ इनका एक कॉमन सा वर्गीकरण। अब अगर हम इनके भौतिक गुणों को देखें, मोनोसैकेराइड के भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्योंकि हमको मोनोसैकेराइड के भौतिक गुणों को भी देखना है और रासायनिक गुणों को भी देखना है। मोनोसैकेराइड के भौतिक गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन, इनका कोई भी रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं। चीनी के क्रिस्टल मिलते हैं नहीं मिलते, हम जो चीनी यूज में ले रहे हैं शुगर है वो, तो आराम से क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ये रंगहीन होते हैं और कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय। जिनके क्रिस्टल बन जाए वो क्रिस्टलीय और जिनके क्रिस्टल नहीं बने वो कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय। तो ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होती हैं। यहाँ स्वाद में कैसे होते हैं, ये मीठे। कैसी होती है शुगर, चीनी, मीठी, तो स्वाद में ये मीठे होते हैं। जल में घुलनशील, पता है हमको, जल में घुलनशील होते हैं। एल्कोहल में आंशिक विलय, एल्कोहल में आंशिक विलय। और कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं, कार्बनिक विलायक, ईथर, CCl4, इनमें अवले। तो कार्बनिक विलायकों में अवले होती है, एल्कोहल में आंशिक विलय होते हैं ये मोनोसैकेराइड, और जल के अंदर ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके हम रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण, तो स्टूडेंट्स इनके जो रासायनिक गुण पाए जाते हैं, ये रासायनिक गुण यहाँ पर हमने 3 ग्रुप को देखा है। यहाँ पर अगर कीटो शर्करा है, कीटोज हैं, तो क्या मिल रहा है, कीटोन ग्रुप मिल रहा है। एल्डोज हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, और साथ में यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होगा ही होगा, या तो ये होगा तब भी ये होगा और ये है तब भी ये है। तो यहां पर ये तीनों ही ग्रुप रासायनिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ इन तीनों ग्रुप के द्वारा यहाँ पर
रासायनिक रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं। यहाँ तीनों ही एक्टिव फॉर्म में होते हैं और तीनों ही यहाँ पर ये रासायनिक क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ 1 by 1 हम इनकी रासायनिक रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण की जो क्रिया होती है, एसिटिलीकरण की क्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। और यहां पर रिएक्शन किसके साथ होती है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। और इनके साथ क्रिया करके जो उत्पाद बनता है, जो यहाँ पर उत्पाद बनता है, वो उत्पाद कौन सा होता है? यहाँ पर पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न होते हैं, पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न होते हैं। देखिए, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, और एसिटिल क्लोराइड। जब यहां पर ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो स्टूडेंट्स ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, तो क्या बनेगा? CH3CO और इधर बनेगा CH3COO, ऐसे यहां CH3CO और यहां क्लोराइड फ्री। जब हम यहाँ क्रिया करवा रहे हैं, यहाँ हम ग्लूकोज से क्रिया कराएंगे, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज होता है CHOCHOH का होल 4 और CH2OH। हमने इसको यहाँ सॉल्ट में लिख दिया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में होगी। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो सकता है, लेकिन कॉर्नर वाला यहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, फ्री है ये, तो यहाँ होगी। तो इसके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होगा तो इसके साथ मिलकर के तो एसिटिक अम्ल बना लेगा और इसके साथ मिलकर के HCl बना लेगा। अब बाकी का जो ग्रुप है, ये इसको खोल करके अगर हम लिखें, क्योंकि पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बन रहा है, तो ये सभी H यहां से निकल जाएंगे, सभी H हाइड्रोक्सिल ग्रुप के यहां से निकल जाएंगे और किसके साथ रिएक्शन करेंगे? इसके साथ में, और यहाँ पर एसिटिक अम्ल के 5 अणु बन जाएंगे, ऐसे यहाँ पर HCl के 5 अणु बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? अब यहाँ ये फ्री जो बना हुआ है, फ्री रह गई साइड, यहाँ पर आकर के ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे होगी रिएक्शन। इसके 5 अणु, इसके 5 अणु ZnCl2 की उपस्थिति में, ये यहां से ब्रेक होगा तो ये क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल के 5 एटम प्लस CHO CO। अभी जो मैंने बनाया था ये
COCH3 का होल 4 CH2O। अब ये जो बना है ये होता है पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न। यहां पर ये पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न कहलाता है। ऐसे ही इसकी जगह पर हम यहां क्या ले लें, एसिटाइल क्लोराइड। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 5 अणु HCl के, और किसका निर्माण हो जाएगा, वापस से पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन। एल्कोहल के साथ रिएक्शन, जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है मोनोसैकेराइड की, तो यहां पर एक तो यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका होगा, यहां सारी रिएक्शन हम ग्लूकोज के साथ करा रहे हैं, ग्लूकोज का, और दूसरा यहां पर किसका आएगा, यहां एल्कोहल का। तो जब इसको ग्लूकोज को एल्कोहल के साथ में गर्म किया जाता है तो यहां पर हम साइक्लिक ग्लूकोज लेते हैं। यहां पर साइक्लिक ग्लूकोज लेते हैं। ये ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, HCl की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। मिथाइल एल्कोहल ले लें या इथाइल एल्कोहल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, मिथाइल और इथाइल एल्कोहल। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो पता है, इससे आगे कर लेते हैं तो यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, त्रिविम बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ जब इसके साथ यहाँ पर इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ क्या होगा, जो इथाइल एल्कोहल है, ये इथाइल एल्कोहल यहां से इसका बॉन्ड टूटेगा, यहां से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से इसका बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन काम में नहीं आएंगे, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। तो हाइड्रोजन भी किसका टूटेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। इधर से यहां से ब्रेक होगा तो यहां जल का अणु निकल जाएगा, यहां जल का अणु निकल जाएगा, और यहां पर किसका निर्माण होता है, मोनोसैकेराइड ईथर का निर्माण होता है। यहां मोनोसैकेराइड ईथर का निर्माण होता है। अब ये जो बना है ये क्या है, मोनोसैकेराइड ईथर। ईथर में यही तो होता है, इधर R और इधर R। अब ये R कुछ भी हो सकते हैं, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, तो ये इधर R और इधर R। तो यहाँ पर इधर ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड ईथर का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ मोनोसैकेराइड ईथर को मिथाइल ग्लूकोसाइड, मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो यहां पर एल्कोहल के साथ गर्म करने पर
किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में मोनोसैकेराइड को यहाँ पर मोनोसैकेराइड ईथर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।